नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज आपके जो सवाल है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सारे क्लास को आपको एक बार नोट करना है और कोशिश करिए कि जितना हम लिख सकते हैं आप भी हमारे साथ में लिखने की कोशिश करिएगा, जिससे आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहे। ठीक है, चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो देखिए भैया, आपके ऑप्शन से 132, 126, 101 और क्या है 77 है। तो देखिए इसमें बात करते हैं क्या भैया, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। ये क्या है आपका रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। और ये कब का है, ये आपका 2022 का जारी किया गया, अभी हाल ही में इसको जारी किया गया है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022 के लिए 22 का है, ये भी जारी किया गया है। तो पूरा जो है इसमें शासन व्यवस्था के बारे में देखा जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स यानी शासन व्यवस्था कहाँ का कितना अच्छा है, कानून व्यवस्था कहाँ की कितनी अच्छी है, इस मामले में भारत का स्थान कौन सा है। इसको जो जारी करने वाली जो संस्था है, जारी करता इसकी संस्था कौन सी है, जारीकर्ता संस्था का नाम क्या है, तो WFP। कौन है, WFP। कौन सी संस्था है भैया, WFP जो है, इसको माफ कीजिएगा WJP है। कौन सी है, WJP है। इसको जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, WJP। कीजिएगा क्या है भैया, WJP। कौन है, WJP, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। क्या है, इसको जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है, देखिएगा WJP इसको जारी करता है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट इसको जारी करता है। और बात करें इसमें कुल शामिल कितने देश हैं, कुल देश कितने शामिल किए गए थे, तो कुल इसमें देशों की संख्या शामिल की गई है 140 देश। कितने देश शामिल किए गए थे, 140। अब इसमें आपको याद क्या करना है, इस इंडेक्स में पहले स्थान पे कौन सा देश है और भारत इसमें कौन से स्थान पे है। तो इसमें अगर बात करें फर्स्ट स्थान की बात करते हैं, पहले स्थान की बात करते हैं, तो अगर हम पहले स्थान की बात करते हैं तो पहले स्थान पे कौन सा देश है, याद रखिएगा पहले स्थान पे आपका कौन सा देश है, सिंगापुर देश है। कौन सा देश है भैया, पहले स्थान पे कौन सा देश है, सिंगापुर। और अगर हम बात करें भारत की, तो भारत इसमें कौन से नंबर पे है, 77 नंबर पे है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के मामले में भारत का स्थान कौन सा है, 77। याद रखिएगा, शासन करने के मामले में शासन करने के मामले में भारत कौन से स्थान पे है, 77 नंबर पे है। इसके अलावा अगर अभी आपको याद हो तो याद रखिएगा, एक रिपोर्ट अभी जारी की गई थी, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। याद होगा आपको, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई थी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो जारी की गई है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो जारी की गई है, इसको जारी करता कौन है, आपको याद होना चाहिए। जारी करता कौन था, तो जारी करता इसका कौन था भैया, इसका जारी करता था टाटा ट्रस्ट। कौन जारी करता है, टाटा ट्रस्ट इसको जारी करता है। और इसके अनुसार भारत में सबसे अच्छी जो है जस्टिस करने के मामले में यानी न्याय व्यवस्था के मामले में पहले स्थान पे कौन सा राज्य था, आपको याद होना चाहिए। तो पहले स्थान पे कौन सा राज्य था, तो याद होना चाहिए आपको कौन सा राज्य था, तमिलनाडु था। कौन था, तमिलनाडु था। और अगर बात करें इसमें टोटल 18 राज्यों को शामिल किया गया था। और सबसे पिछले स्तर पे यानी 18वें स्तर पे, 18वां स्तर यानी सबसे पिछला जो स्तर था वो किस राज्य का था, उत्तर प्रदेश का। तो कौन था, उत्तर प्रदेश। तो न्याय करने के मामले में, शासन व्यवस्था के मामले में भारत में पहले स्थान पे कौन सा है, तमिलनाडु। सबसे अंतिम स्थान पे कौन है, उत्तर प्रदेश। और विश्व की बात करें तो न्याय व्यवस्था के मामले में भारत कौन से नंबर पे है, 77 नंबर पे। कौन से नंबर पे, ये 77 नंबर पे है। देखिए, और जो महत्वपूर्ण इंडेक्स है आपको याद होना चाहिए, 132 कौन सा इंडेक्स है, याद रखिएगा, मानव विकास सूचकांक। कौन सा है, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन से नंबर का है भैया, कौन से नंबर पे, भारत 132। इसको जारी कौन करता है, UNDP। इसको कौन जारी करता है, UNDP जारी करता है। 126 की बात करें तो भारत इसमें कौन से नंबर पे है, तो कौन सा इंडेक्स है ये आपका, कौन सा है भैया, प्रसन्नता सूचकांक। कौन सा है, प्रसन्नता सूचकांक है। प्रसन्नता सूचकांक की अगर हम बात करते हैं, प्रसन्नता सूचकांक की अगर हम बात करते हैं तो प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे, 126। और इसको कौन जारी करता है, SDSN इसको जारी करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोल्यूशन नेटवर्क इसको जारी करता है। 101 की बात करें तो फीफा रैंकिंग में फीफा जो फुटबॉल टीम होती है, फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, तो फीफा की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है, तो भैया याद रखिएगा फीफा की रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा, 101 नंबर का है। और इस रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे आपको याद होना चाहिए कौन सी टीम है, अर्जेंटीना की टीम है। कौन सी टीम की है भैया, अर्जेंटीना टीम इसमें फर्स्ट स्थान पे। 77 आपको क्या हो गया भैया, जस्ट रूल ऑफ क्या है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, रूल ऑफ जो लॉ इंडेक्स है
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स की बात करें तो भारत कौन से नंबर पे 77। इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम इसको जारी करता है, WJP इसको जारी करता है। इसके अलावा भी जो हाल ही में रैंकिंग जारी की गई है 38 याद रखना है आपको, एक आपको 42 याद रखना है, एक आपको 4th याद रखना है, एक आपको पहला याद रखना है। तो अगर 38 की बात करें तो 38 की बात करें तो याद रखिएगा क्या भी है? LPI लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करते हैं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी कौन करता है भैया? तो इसको जारी कौन करता है? इसको वर्ल्ड बैंक इसको जारी करता है। इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 38 है। इसके अलावा 42वां याद देखिएगा, 42वां कौन सा भी है? बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है आपका बौद्धिक संपदा सूचकांक, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का कौन से नंबर का स्थान है? 42वें नंबर का स्थान है। इसको कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा US चैम्बर इसको जारी करता है, US चैम्बर्स इसको जो है जारी करता है, याद रखिएगा US चैम्बर्स इसको जारी करता है। 4th याद रखिएगा सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? तो याद रखिएगा सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान क्या है? 4th नंबर पे भारत। और इसको ये रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो भारत का टोटल खर्चा कितना भी है? याद रखिएगा 81.4 अरब डॉलर। कितना है भारत का सैन्य खर्चा कितना है? 81.4 अरब डॉलर। और ये सैन्य खर्च की रिपोर्ट जारी किसने की है? तो सिपरी। किसने जारी की है? सिपरी ने इसको जारी की है, याद रखिएगा स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा, यानी सिपरी के द्वारा जो सैन्य खर्च रिपोर्ट जारी की है। फर्स्ट की बात करें तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा भी जो रिपोर्ट जारी की गई उसके अनुसार भारत जनसंख्या के मामले में कौन से स्थान पे है? पहले स्थान पे। याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यानी ये कौन सी रैंकिंग भी है? ये जनसंख्या की रैंकिंग है। ये कौन सी रैंकिंग है आपकी? ये जनसंख्या की रैंकिंग है, जिसमें भारत कौन से नंबर पे है? पहले। जनसंख्या के मामले में भारत कौन से नंबर पे? पहले स्थान पे। इसको जारी कौन किया है? कौन सी है भैया? संस्था का नाम क्या है? याद रखिएगा इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। किसने जारी किया है भैया? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसको जारी किया है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसको जारी किया, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने इसको जारी किया है। याद रखिएगा ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो आपको याद करना है, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 77 है भैया। कौन सा नंबर का है? 77 नंबर का। याद देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में देखिए, यहां से देखते हैं 132 नंबर पे भारत का कौन सा सूचकांक भी है? तो मानव विकास सूचकांक, जो कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। 126 क्या है? प्रसन्नता सूचकांक, जो कौन जारी करता है? SDSN जारी करता है। 100 क्या है? फीफा की रैंकिंग, पहले स्थान पे कौन सा देश है आपका? अर्जेंटीना। 77 क्या है? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जो कौन जारी करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोग्राम इसको जारी करता है। 38 में क्या है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। 42 बौद्धिक संपदा सूचकांक, जो कौन जारी करता है? US चैम्बर जारी करता है। 4th स्थान पे सैन्य खर्च के मामले में भारत कौन से नंबर पे है? 4थे नंबर पे। पहले पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका। इसके अलावा जनसंख्या के मामले में भारत कौन से नंबर पे है? पहले स्थान पे। इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष इस रिपोर्ट को जारी करता है। भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए कौन से नंबर पे आ गया है? पहले स्थान पे आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या भैया? 68वें फिल्म फेयर। देखिए फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। कौन सी फिल्म है? बधाई दो, विक्रम वेधा, गंगूबाई काठियावाड़ी, कौन सी भी है? भूल भुलैया 2। तो ये जो मूवीज हैं इसमें से एक को क्या मिला है? फिल्म फेयर पुरस्कार में। देखिए फिल्म फेयर की अगर हम बात करते हैं, फिल्म फेयर पुरस्कार, तो अगर हम बात करें फिल्म फेयर जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? तो फिल्म फेयर पुरस्कार जो इसकी जो शुरुआत होती है, याद रखिएगा इसकी शुरुआत कब होती है? तो 1954 में। इस पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1954 में इसकी शुरुआत होती है। और याद रखिएगा जो फिल्म फेयर पुरस्कार है ये 2023 में आपको ये 4 कैटेगरीज याद रखनी है। 2023 में इसमें 4 कैटेगरीज याद रखनी है। बेस्ट एक्टर कौन है, बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, बेस्ट मूवी कौन सी और बेस्ट डायरेक्टर कौन है। तो 4 कैटेगरी आपको इसमें याद रखनी है। याद रखिएगा बेस्ट एक्टर कौन है इसका? बेस्ट एक्टर कौन है? तो बेस्ट एक्टर आपको याद होनी चाहिए। बेस्ट एक्टर कौन है भैया? तो राजकुमार राव। कौन है? राजकुमार राव।
बेस्ट एक्टर कौन है भैया? राजकुमार राव। बेस्ट एक्टर इसमें कौन चुना गया है? राजकुमार राव। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस इसमें किसे चुना गया है? तो बेस्ट एक्ट्रेस इसे किसे चुना गया है? बेस्ट एक्ट्रेस किसे चुना गया? याद देखिए क्या नाम है? आलिया भट्ट। किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को चुना गया। किसे चुना गया भैया? आलिया भट्ट को चुना गया है। इसके अलावा याद देखिएगा बेस्ट, इसमें अगर हम बात करें बेस्ट मूवी कौन सी, बेस्ट फिल्म कौन सी है, तो याद रखिएगा बेस्ट फिल्म का नाम क्या है? गंगूबाई काठियावाड़ी। क्या नाम है? गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी को यह पुरस्कार दिया गया है। इसमें अगर हम बात करें बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो बेस्ट डायरेक्टर कौन है भैया? बेस्ट डायरेक्टर का नाम याद रखिएगा, बेस्ट डायरेक्टर का नाम क्या है? संजय लीला भंसाली। क्या नाम है? संजय लीला भंसाली। याद रखिएगा संजय लीला भंसाली। संजय लीला भंसाली इनका नाम है। और इन्होंने कौन सी मूवी को डायरेक्ट किया है? तो गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी को जो है इन्होंने डायरेक्ट किया है। गंगूबाई काठियावाड़ी में मेन एक्ट्रेस का काम किसने किया? आलिया भट्ट, जिनके लिए इन्हें क्या मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। याद रखिएगा ये सभी आपके जो इंपॉर्टेंट सवाल है इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1954 में होती है। 2023 में ये कौन से क्रम का है? 2023 में इसका क्रम क्या है? तो याद रखिए ये क्रम कौन सा है? 68 क्रम का। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 68वें क्रम का फिल्म फेयर पुरस्कार में ना। तो आपको याद रखना है कौन से क्रम का है? तो 68वें क्रम का। ये भी आपको याद रखना है। बेस्ट एक्टर कौन है? राजकुमार राव। एक्ट्रेस कौन है? आलिया भट्ट। फिल्म कौन सी है? गंगूबाई काठियावाड़ी। डायरेक्टर कौन है भैया? संजय लीला भंसाली, ठीक है। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए भैया दादा साहब फाल्के पुरस्कार और क्या है आपका? ऑस्कर अवार्ड। तो इसमें आपको देखिए इसमें बेस्ट मूवी का पूछा है तो क्या हो जाएगा? गंगूबाई काठियावाड़ी। कौन सी मूवी हो जाएगी? गंगूबाई काठियावाड़ी को फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा याद रखिएगा दो पुरस्कार और आपको याद रखने हैं। एक तो आपको दादा साहब फाल्के पुरस्कार याद रखना है। दादा साहेब इंटरनेशनल जो पुरस्कार है, दादा साहब फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फिल्म पुरस्कार आपको याद रखना है। याद रखना भैया इसमें बेस्ट एक्टर कौन था? तो इसमें एक्टर कौन है? याद है इसमें एक्टर कौन था? रणबीर कपूर। कौन था भैया? रणबीर कपूर। इसमें एक्टर कौन था? रणबीर कपूर। इसमें एक्टर कौन थी? एक्ट्रेस कौन थी? तो याद रखिएगा बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? तो बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? तो आलिया भट्ट। कौन थी भैया? बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी? आलिया भट्ट इसमें थी। इसके अलावा याद रखिएगा बेस्ट मूवी कौन सी थी? तो बेस्ट, अगर इसमें बेस्ट फिल्म की बात की तो बेस्ट फिल्म इसमें कौन चुनी गई थी? कश्मीर फाइल। कौन थी भैया? कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल्स को इसमें बेस्ट जो है आपकी मूवी को चुना गया था। इसके अलावा याद रखिएगा एक आपका फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ऑस्कर अवार्ड। कौन सा पुरस्कार है? ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड की अगर हम बात करते हैं, ऑस्कर अवार्ड की बात करें भैया, तो ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो ये 2023 में ये कौन से क्रम का है? 2023 में इसका क्रम कौन सा है? तो ये 95 क्रम का है। 2023 में ये कौन से क्रम का हुआ है? 95 क्रम का हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा जो ऑस्कर अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड में आपको कैटेगरी याद रखनी है। बेस्ट फिल्म कौन सी थी भैया? तो बेस्ट फिल्म कौन सी थी? याद रखिएगा बेस्ट फिल्म का नाम था एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। याद रखिएगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस था। याद रखिएगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी का नाम था। और बात करें अगर बेस्ट एक्टर इसमें कौन था, तो एक्टर का नाम क्या था भैया? ब्रेंडन फ्रेजर। याद रखिएगा ब्रेंडन फ्रेजर। एक्ट्रेस कौन थी? एक्ट्रेस याद रखिएगा एक्ट्रेस का नाम क्या था भैया? देखिए इसको आपको पहले पढ़ा दिया गया रिवीजन के तौर पे एक बार। देखिए बार बार अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप कितना भी पढ़ रही है आप भूल सकते हैं, ठीक है। तो एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस का नाम क्या नाम था? मिशेल यो। याद रखिएगा एक्ट्रेस का नाम क्या था? मिशेल यो। और अगर आपसे बात की जाए इसमें बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री कौन थी? शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, तो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का नाम क्या था? याद रखिएगा द एलिफेंट विस्पर। कौन सी मूवी थी? द एलिफेंट विस्पर। इसके अलावा याद रखिएगा बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन था? ओरिजिनल सॉन्ग, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कौन था? याद रखिए क्या नाम था? उस सॉन्ग का नाम क्या था? नाटू नाटू। क्या नाम है? नाटू नाटू मूवी है। नाटू नाटू सॉन्ग है कौन सी मूवी का था? RRR मूवी का। कौन सी मूवी का था भैया? RRR मूवी का था, जिसको क्या मिला है? ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेना होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। हो गया होगा? चलिए इसको भी कर लेंगे।
चलो भैया नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या आपका, कौन सा जैव विविधता विरासत स्थल पश्चिम बंगाल में नहीं है? यानी कोई 4 इसमें से होगा, एक नहीं होगा। देखिए तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए ये बलिडंगा, ये भी आपका है। अमनखोई वुड फॉसिल पार्क, ये भी आपका पश्चिम बंगाल में है। नादिया स्टेट हॉर्टिकल्चर एंड डेवलपमेंट स्टेशन, ये भी आपका कहाँ पे है? तो आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना। ये आपका नेल्लूर इमली ग्रोव, देखो भैया ये नेल्लूर जो इमली ग्रोव है ये आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। देखिए नेल्लूर तो वैसे आपको पता होना चाहिए कहाँ पे भैया, आंध्र प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे कहेगा नेल्लूर इमली ग्रोव जो आपका विविधता विरासत स्थल, ये कहाँ पड़ता है? तो ये आपका बंगलुरु कर्नाटक में है। जबकि नामथिंगा भी कहाँ पड़ता है? आपका पश्चिम बंगाल। तो ये भी आपका बंगाल में है, ये भी आपका बंगाल में, ये भी आपका बंगाल में, ये भी आपका कहाँ है? बंगाल में। ये आपका कहाँ पे है? तो ये आपका कहाँ पे? कर्नाटक में। देखिए बात कब की है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत दिवस कब होता है भैया? तो विश्व विरासत दिवस कब होता है आपका? 18 अप्रैल को होता है। कब होता है? 18 अप्रैल को होता है। तो विश्व विरासत दिवस के दिन ही 4 स्थलों को किसमें शामिल किया गया है? तो 4 स्थलों को किसमें शामिल किया गया? विश्व विरासत स्थल। किसमें शामिल किया गया? विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। और ये 4 के 4 स्थल कहाँ पड़ते थे? वेस्ट बंगाल में। 4 के 4 स्थल कहाँ के थे? ये पश्चिम बंगाल के हैं। और 4 स्थलों के साथ कुल अगर विरासत स्थलों की बात करें, कुल कितने हो गए वर्तमान में भारत में? कुल कितने विरासत स्थल हो गए? तो 40 हो गए। कितने हो गए? 40 हो गए हैं। 36 थे, अभी कितने हो गए? 40 हो गए हैं। याद रखिएगा अगर आपसे पूछे फर्स्ट विरासत स्थल, फर्स्ट विरासत क्या भी है? फर्स्ट जैव विविधता, फर्स्ट क्या है? इसको पूरा लिखिएगा, फर्स्ट जैव विविधता विरासत स्थल पूरा लिखिएगा इसको। देखिए यहां पे लिखा भी है नेल्लूर इमली ग्रोव जो है, यही क्या है आपका? फर्स्ट जैव विविधता, फर्स्ट जैव विविधता विरासत स्थल, यही है आपका विरासत स्थल। इसको कब घोषित किया गया था? सन 2007 में इसको जैव विविधता विरासत स्थल घोषित कब किया गया? सन 2000 में शामिल किया गया। नाम क्या है इसका? नेल्लूर। याद रखिएगा इस जगह का नाम रखा नेल्लूर इमली ग्रोव, जो कहाँ पड़ता है आपका? जो आपका 2007 में शामिल है। और पड़ता कहाँ भी है? तो याद रखिएगा ये पड़ता कहाँ है? बंगलुरु। कहाँ पड़ता है? बंगलुरु। और बंगलुरु आप सभी को पता है कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में भी है। कहाँ पे है आपका बंगलुरु? कहाँ पड़ता है आपका? कर्नाटक में पड़ता है। याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे कभी भी पूछे जैव विविधता जो होता है, जैव विविधता कहते किसे हैं? ये सवाल पूछा गया है, समीक्षा अधिकारी में ये सवाल पूछा गया है। देखिए परिभाषा को देकर पूछा गया था कि इसको कहते क्या हैं, तो उसका आंसर क्या था? जैव विविधता। तो देखिए जैव विविधता कहते किसे? याद रखिएगा किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में, याद रखेंगे किसी भी प्राकृतिक क्षेत्र में वहां पे पाए जाने वाले जीव जंतु और पेड़ पौधों की बहुलता को क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। याद रखिएगा किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में, याद रखेंगे भैया किसी भी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जो जीव हो, चाहे वह क्या हो भैया? चाहे वह पालतू हो, चाहे वह क्या हो? जंगली हो। चाहे वह पालतू हो, चाहे वह क्या हो? जंगली हो। जीव के साथ में जो पौधे होते हैं, इन सभी की बहुलता को, याद रखिएगा इन सभी की बहुलता को क्या कहा जाता है भैया? याद रखिएगा इन सभी की बहुलता को क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र में जीव पाए जाने वाले जीव, वह चाहे पालतू हो, चाहे कैसे हो, जंगली हो या पौधे हो, इन सब की बहुलता को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। अगर बात करें जैव विविधता की यह परिभाषा, ये जो परिभाषा है जैव विविधता की, यह परिभाषा जो है, यह परिभाषा कब निकल के आती है? तो जैव विविधता की यह परिभाषा कब निकल के आती है? तो यह आपकी परिभाषा कब निकल के आती है? 1992 में निकल के आती है। और 1992 में हुआ क्या था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। याद रखिएगा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन
प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो शहर। रियो कहाँ पड़ता है आप सभी को पता होगा, ब्राजील। ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? रियो। इसके अलावा अगर आपसे कहा जाए जैव विविधता शब्द किसने दिया, तो याद रखिएगा जैव विविधता शब्द 1985 में किसने दिया था? WG रोजन। किसने दिया? WG रोजन ने दिया। किसने दिया भैया? WG रोजन। याद रखिएगा जैव विविधता शब्द किसने दिया? 1985 में WG रोजन ने दिया। लेकिन आपको फंसाया जाएगा, कहेगा जैविक विविधता शब्द किसने दिया। याद रखिएगा अगर आपसे कभी पूछे जैविक विविधता किसने दिया, जैविक विविधता शब्द, जैविक विविधता शब्द ये किसने दिया? तो इसको, इस शब्द को दिया था 1968 में। उनका नाम था रेमंड एफ दसमान। क्या नाम था? रेमंड एफ दसमान। क्या नाम था उनका? रेमंड एफ दसमान। याद देखिएगा दोनों सवाल के आंसर अलग अलग होंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। जैविक विविधता बोलेगा तो 1968 में रेमंड एफ दसमान ने दिया है। जैव विविधता बोलेगा तो ये कब दिया गया है? सन 1985 में WG रोजन ने दिया, ठीक है। जैविक विविधता की बात करिए, इसका एक्ट कब का है? तो याद रखिएगा इसका अधिनियम कब का है? सन 2002 का। जैविक विविधता का अधिनियम कब का है? सन 2002 का। ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है कि जैविक विविधता अधिनियम कब का है, तो ये आपका कब का है? याद रखिएगा सन 2002 का है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भैया। अगला सवाल क्या है? ब्लू बगिंग क्या है? कंप्यूटर वायरस है, हैकिंग प्रोसेस है, मिसाइल है, एक उपग्रह है, क्या होगा बताइए। तो बग किस में आते हैं? बग किस में आते हैं? कंप्यूटर में आते हैं। बग आपके मोबाइल में आते हैं। तो देखो भैया ये है क्या? वैसे तो वायरस हो जाएगा लेकिन ये वायरस है नहीं। देखिए ब्लू बगिंग क्या है भैया, देखिए ध्यान दीजिएगा। ब्लू बगिंग, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है। पढ़ाई के साथ साथ में आप अपनी निजी जानकारी जाने अनजाने में किसी दूसरे को दे देते हैं, तो आप अपने मोबाइल को थोड़ा सेफ्टी रखिए। ये क्या है भैया? ब्लू बगिंग। ये क्या है? एक प्रकार से ये क्या है? ये आपका क्या है भैया? एक हैकिंग प्रोसेस है जो आपके ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट करके, कोई जो हैकिंग करने वाला था वो आपके मोबाइल से ब्लूटूथ को कनेक्ट करा के आपकी पूरी जानकारी को ले सकता है। याद रखिएगा ये क्या है? ये एक हैकिंग प्रोसेस है। ये क्या है? हैकिंग प्रोसेस है। ये क्या है? एक हैकिंग प्रोसेस है। और ये जो काम करता है किस तरह से काम करता है? तो ये ब्लू, देखिए यहां पे लिखा ना ये ब्लू, तो इसी से काट लिया गया है। ब्लू बगिंग जो है ये ब्लूटूथ के माध्यम से आपके मोबाइल में फैल सकता है। यानी जो हैकिंग जो करता है वो आपको पहले मोबाइल के ब्लूटूथ से आपको कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के बाद जो तकनीक प्रक्रिया होगी उससे आपकी जानकारी को क्या कर सकता है? आपके मोबाइल से निकाल सकता है। तो याद रखिएगा ये कार्य कैसे करता है? ये ब्लूटूथ के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से, ब्लूटूथ के माध्यम से ये आपके वायरस, ये आपके मोबाइल की क्या कर सकते हैं? जो है हैक कर सकता है। देखिए इसके बचाव क्या है? तो इसके बचाव क्या है? तो इसके बचाव याद रखिएगा, इसके बचाव क्या है? आप क्या करिए, पहली बात तो कोशिश करिए कम से कम जो है ब्लूटूथ डिवाइस को किसी से कनेक्ट किया जाए। तो ब्लूटूथ डिवाइस को कम से कम कनेक्ट करें। ब्लूटूथ डिवाइस को कम से कम कनेक्ट करें। इसके अलावा सार्वजनिक वाईफाई, देखिए जब आप वाईफाई का यूज करते हैं तो आपका जो है ब्लूटूथ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है कभी कभी ना। तो वाईफाई जो होता है, सार्वजनिक जो वाईफाई है, सार्वजनिक वाईफाई का कम से कम यूज करें। सार्वजनिक वाईफाई का कम से कम यूज करें। तो ये आपका कुछ बचाव के तरीके हैं, ठीक है। तो ब्लू बगिंग क्या है भैया? एक हैकिंग प्रोसेस है। ये क्या है? एक हैकिंग प्रोसेस है, याद रखिएगा। और इसी के खिलाफ अभी जो है चेतावनी जारी की है। चेतावनी जारी की है किस राज्य की पुलिस ने? आंध्र प्रदेश की पुलिस ने। आंध्र प्रदेश की पुलिस ने इसके खिलाफ क्या की है? चेतावनी जारी की है। याद रखिएगा ब्लू बगिंग क्या है भैया? एक हैकिंग प्रोसेस है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ में आया होगा आई होप, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है भैया? दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल किस देश के तट पर खोजा गया? आपके ऑप्शंस हैं क्यूबा, मैक्सिको, हैती। ये हैती नहीं, ये हैती है यार। हैती और कौन सा भी है? बारबाडोस। ये कौन सा देश है? हैती। ये कौन सा है? बारबाडोस है। तो आपके ऑप्शंस हैं क्यूबा, मैक्सिको, हैती, बारबाडोस।
देखिए पहली बात तो ब्लू होल होता क्या है समझिए। देखिए जब कभी समुद्र के नीचे समुद्र का पानी किसी चूना पत्थर से मिले, यानी चूने का नीचे चूने पत्थर का क्या हो, भंडार हो, और वहां पे समुद्र का पानी हो, तो देखिए जब जब चूना पत्थर को वो समुद्र का पानी टकराव करेगा तो वहां का चूना क्या होगा, गला होगा। जब चूना वहां का गला होगा तो धीरे धीरे पानी का जो सतह का जो अंदर पानी कहां जाएगा, अंदर घुसेगा। तो देखिए जैसे समझिए ये मान लीजिए यहाँ पे ये कोई चूना पत्थर है, यहाँ मान लीजिए इसके ऊपर समुद्र का पानी, इसके ऊपर क्या है, समुद्र का पानी है। तो जाहिर सी बात है ये समुद्र का पानी कुछ ना कुछ हलचल करेगा, कुछ ना कुछ नीचे भी प्रेशर करेगा। तो ये जब प्रेशर करेगा तो यहाँ जो चूना पत्थर है, चूना देखिए अगर आप पानी को चूने के साथ चूना पत्थर के साथ में देखते हैं आप, धीरे धीरे वो चूना क्या होता है, गलने लगता है, धीरे धीरे चूना क्या होगा, गल जाएगा। तो जैसे जैसे चूना गलता है ये पानी धीरे धीरे कहाँ चलने लगता है, गहराई में जाने लगता है। तो धीरे धीरे एक तरह का क्या हो जाता है, गुफा का निर्माण हो जाता है। धीरे धीरे क्या होता है, गुफा का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू होल बोलते हैं। एक तो ब्लैक होल होता है आपको पता है, वो अंतरिक्ष में पाया जाता है, ये क्या भी है, ब्लू होल। क्या है, ब्लू होल। तो जब ये गहराई तक हो जाएगा तो आप जब इसको ऊपर से देखेंगे तो यहाँ का जो लेवल होगा आपको कैसे दिखाई देगा, बहुत ज्यादा, यानी ऊपर से आप देखेंगे एकदम गहरा दिखाई देगा। यानी जो पानी का मात्रा हो जाएगा, पानी की मात्रा में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो पानी में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो पानी कैसे दिखाई देगा, गहरा दिखाई देगा। और पानी अगर गहरा दिखाई देगा तो जाहिर सी बात है ये कैसा दिखेगा भैया, आपको ब्लू कलर का दिखेगा। कैसे दिखेगा, ब्लू कलर का दिखेगा, इसलिए इसका नाम ही क्या है, ब्लू होल है। समझ में आया होगा आपको। चलिए, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ब्लू होल ही कहते हैं। तो जब कभी चूना पत्थर समुद्र के पानी से मिल जाता है तो वह चूना धीरे धीरे गल कर एक गुफा का निर्माण हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लू होल बोलते हैं। ऐसा ही एक ब्लू होल खोजा गया है, कहां पे, मैक्सिको। कहां खोजा गया, मैक्सिको के युकाटन जो है, युकाटन प्रायद्वीप के पास में खोजा गया है। और उसका जो नाम है, याद रखिएगा, उसका नाम क्या भी है, तामजा। उसका नाम क्या है, तामजा। याद रखिएगा, मिट नहीं रहा है ये। ध्यान दीजिए, ये क्या है, देखिए दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल, तो इसका नाम क्या है, तामजा। तो आपसे पूछेगा तामजा क्या है, याद देखिएगा तामजा क्या है। तो तामजा क्या है, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे गहरा, दुनिया का सबसे गहरा दूसरा, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा, इसको फिर से लिख देते हैं, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा। याद रखिएगा, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा, दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल। ब्लू होल, उसका नाम क्या है, तो ब्लू होल का नाम क्या है, तामजा। और तामजा का स्थानीय भाषा में अर्थ होता है, स्थानीय भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, स्थानीय भाषा में इसका अर्थ होता है भैया, इसका अर्थ होता है गहरा पानी। तामजा का स्थानीय भाषा में अर्थ क्या होता है, गहरा पानी। याद रखिएगा, तामजा का अर्थ स्थानीय भाषा में क्या होता है, गहरा पानी। याद रखेंगे, तामजा का अर्थ स्थानीय भाषा में क्या होता है, गहरा पानी। इसकी जो गहराई है, इसकी जो गहराई है, इसकी जो गहराई टोटल भैया कितनी है, ये 900 फीट है। कितनी है, इसकी टोटल गहराई कितनी है, 900 फीट है। देखिए अगर इतना गहरा अंदर पानी होगा तो जाहिर सी बात है जो बड़ी मछलियां होगी, जो कोरल होगा, जो समुद्री कछुए होंगे, उनका क्या होगा, ये घर होगा एक प्रकार से। तो ये जो आपके ये ब्लू होल होते हैं, ये क्या होते हैं, ब्लू होल जो होते हैं ये प्राकृतिक रूप से मछलियों के क्या होते हैं, आवास होते हैं, प्राकृतिक आवास होते हैं। समुद्री जीवों के क्या होते हैं, ये प्राकृतिक आवास होते हैं। याद देखिएगा, समुद्री जीवों के ये क्या होते हैं, एक प्रकार से प्राकृतिक आवास होते हैं। याद देखिएगा, और जो तामजा ये खोजा गया है, इसकी खोज देखिए, इसकी जो खोज हुई थी, इसकी खोज तो 2021 में हुई थी। इसकी जो खोज हुई थी 2021 में, लेकिन अभी प्रकाशन में कब आए, सन 2023 में इसका प्रकाशन एक पत्रिका के माध्यम से किया गया है। तो इसकी खोज कब हुई, 2021 में। और इसकी खोज कहां पे की गई, याद रखिएगा, मैक्सिको के कौन से प्रायद्वीप पे, मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, युकाटन प्रायद्वीप के, युकाटन प्रायद्वीप के पास इसको खोजा गया है। युकाटन प्रायद्वीप के पास एक खाड़ी है भैया, इसको बोलते हैं चेतुमल की खाड़ी। युकाटन प्रायद्वीप के पास कौन सी खाड़ी में खोजा गया है, इसका खाड़ी का नाम है, देखिएगा, चेतुमल की खाड़ी। याद देखिएगा, क्या नाम है, चेतुमल की खाड़ी। चेतुमल की खाड़ी में खोजा गया है, इसको याद रखिएगा। ये आपका मैक्सिको के पास, युकाटन प्रायद्वीप के पास एक खाड़ी, जिसका नाम क्या है, चेतुमल की खाड़ी, वहां पे खोजा गया है
तामजा ब्लू होल, जो क्या है दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लैक होल, उसका नाम क्या रखा गया है, तामजा। अर्थ क्या होता है, गहरा पानी, याद रखिएगा अर्थ क्या होता है इसका, गहरा पानी। तो अगर अब आप देखिए ये तो दूसरा है, ये क्या भी है, याद देखिए ये क्या है, ये दूसरा सबसे गहरा है। तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे गहरा कौन सा है। तो सबसे गहरा जो ब्लैक होल है, माफ कीजिएगा, सबसे गहरा जो ब्लू होल है, सबसे गहरा जो ब्लू होल है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ड्रैगन। इसका नाम क्या है, ड्रैगन। याद देखिएगा इसका नाम क्या है, ड्रैगन। सबसे गहरा जो ब्लू होल है उसका नाम क्या है, ड्रैगन। इसकी जो खोज हुई थी सन 2016 में, और ये कहां पे है, ये आपका दक्षिणी चीन सागर में। इसकी स्थिति कहां पे है, दक्षिणी चीन सागर में। कहां पे है, दक्षिणी चीन सागर में स्थित है ये। और इसकी जो टोटल गहराई है, इसकी जो गहराई है वह, इसकी गहराई कितनी भी है, ये 980 फीट है। वो कितना फीट है, वो 900 फीट है। ये कितना है, 980 फीट है। तो सबसे गहरा कौन सा है, ड्रैगन। कौन से सागर में स्थित है, याद रखिएगा दक्षिणी चीन सागर में। और ये कौन सी खाड़ी में है, चेतुमल की खाड़ी में। चेतुमल की खाड़ी किसके अधिकार क्षेत्र में आती है, मैक्सिको के अधिकार क्षेत्र में आती है। और किन से प्रायद्वीप के हिस्से के पास में, तो युकाटन प्रायद्वीप के हिस्से के पास में स्थित है। याद देखिए क्यूबा की राजधानी क्या भैया, हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। और कौन से द्वीप पे स्थित है, कौन से सागर में स्थित है भैया, कैरेबियन सागर में। कौन से सागर में है, कैरेबियन सागर में स्थित देश है। और क्यूबा के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है भैया, डियाज कैनेल। क्या नाम है, डियाज कैनेल। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है, डियाज कैनेल, जो अभी यहाँ के राष्ट्रपति बने। कौन से द्वीप पे स्थित है भैया, एंटीलीज द्वीप पे। कौन से द्वीप पे है, एंटीलीज द्वीप पे स्थित है, इसलिए इसको एंटीलीज का मोती भी कहा जाता है। किसे कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं। किसे कहते हैं, क्यूबा को कहते हैं। मैक्सिको की बात करें तो याद रखिएगा मैक्सिको चांदी का उत्पादक, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक, चांदी का उत्पादक देश कौन सा है, तो याद रखिए कौन सा है, मैक्सिको है। मैक्सिको की राजधानी क्या है, तो मैक्सिको सिटी। मैक्सिको की राजधानी क्या है, तो मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। याद रखिएगा मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका हैती पड़ता है, हैती भी कौन से सागर में है, ये भी कैरेबियन सागर में। कौन से सागर में है ये आपका, कैरेबियन सागर में स्थित है। याद रखिए कौन से सागर में है ये आपका, कैरेबियन सागर में स्थित है। कौन सा, हैती। बारबाडोस की बात करें, इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम याद रखिएगा पोर्ट ओ, इसकी जो राजधानी है पोर्ट ओ प्रिंस है। इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट ओ प्रिंस। याद रखिएगा बारबाडोस की राजधानी क्या भी है, पोर्ट ओ प्रिंस से बारबाडोस। याद रखिएगा सब, याद रखिएगा गुलाबी रंग के कछुए और हरे रंग के बंदर कहां पाए जाते हैं, तो बारबाडोस। और ये भी कौन से सागर में स्थित है, याद रखिएगा कैरेबियन सागर में। कौन से सागर में है, कैरेबियन सागर में। याद रखना भैया कैरेबियन सागर में है, कैरेबियन सागर में है। बारबाडोस में एक स्थान है भैया ब्रिज टाउन। कौन सा स्थान है, ब्रिज टाउन। याद रखिएगा जो आपका ब्रिज टाउन है, ये ब्रिज टाउन आपका कहां पड़ता है, तो ब्रिज टाउन आपका पड़ता है कहां पे, बारबाडोस में। और इसको क्या कहते हैं, क्रिकेट की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्रिकेट की भूमि इसे कहा जाता है। क्रिकेट की भूमि इसको कहा जाता है। याद रखिएगा इसे क्या कहते हैं, क्रिकेट की भूमि इसको कहा जाता है। तो दुनिया का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस तट पे किया गया है, तो किस देश के तट पे किया गया है, मैक्सिको के तट पे किया गया। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। तो भैया ये आज आपकी क्लास थी। ये आज आपकी क्लास थी। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए एवं सब्सक्राइब करिए। ठीक है भैया, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।